प्रिय छात्रों, आज लेखपाल के बैच के लिए मैं आप लोगों के सामने ग्राम समाज एवं ग्राम विकास वाला जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उसके संबंध में अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जिसमें आपका सबसे पहले तो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास पढ़ने से पहले इसमें हालांकि ये भी टॉपिक आपका शामिल है जिसे राजस्व विभाग के नाम से जाना जाता है। अब इस राजस्व विभाग के बारे में जो कि सिलेबस में आपका इंक्लूड है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि राजस्व विभाग जो भी आपका ग्राम विकास एवं ग्राम समाज है वो किसके अंतर्गत शामिल है, तो वो आपका राजस्व विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे कि जो भी लेखपाल से संबंधित जो भी कार्य वगैरह होते हैं वो सभी किसमें शामिल किए जाते हैं, राजस्व डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनको शामिल किया गया। और ये जो राजस्व विभाग है, इस राजस्व विभाग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक आपका होता है राजस्व परिषद और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका चकबंदी विभाग। अब यहाँ पर राजस्व विभाग के अंतर्गत आपका हो गया राजस्व परिषद और दूसरा हो गया आपका चकबंदी विभाग। और इसी राजस्व परिषद के अंतर्गत कौन शामिल होता है, तो इस राजस्व परिषद के अंतर्गत राजस्व लेखपाल को शामिल किया गया है, राजस्व लेखपाल। उसके बाद से इस चकबंदी विभाग के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल के पद को शामिल किया गया है, चकबंदी लेखपाल। तो इस तरीके से राजस्व विभाग के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका राजस्व परिषद और दूसरा हो गया चकबंदी विभाग। और इस राजस्व परिषद के अंतर्गत राजस्व लेखपाल और चकबंदी विभाग के अंतर्गत चकबंदी लेखपाल को शामिल किया जाता है। अब हम लोग मेन हेडिंग पर आते हैं। ये दोनों के बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि राजस्व परिषद होता क्या है, ठीक। तो अब अगली हेडिंग आपकी बन जाती है राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद जो होता है ये राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जैसे कि हम लोग संविधान वगैरह में पढ़े हैं कि भारत का सबसे शीर्ष न्यायालय किसे कहा जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है या जाना जाता है। उसी तरीके से रेवेन्यू से संबंधित जो भी सबसे बड़ा न्यायालय या शीर्ष न्यायालय के रूप में जाना जाता है उसे राजस्व परिषद के नाम से जानते हैं। तो अब एक तरीके से राजस्व परिषद में पहला पॉइंट क्या हो गया कि राजस्व न्यायालय का सबसे शीर्ष न्यायालय, सबसे बड़ा कह सकते हैं या फिर शीर्ष न्यायालय। मतलब कि रेवेन्यू से संबंधित या राजस्व से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के मुकदमे की अपील अगर सुनने का सर्वोच्च पावर है तो वो किसको है, राजस्व परिषद को प्राप्त है। अब आते हैं कि इस राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। राजस्व विभाग की स्थापना, तो ये जो राजस्व विभाग की स्थापना हुई थी, राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये आपका 1831 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में की गई। 1831 ईस्वी अंग्रेज़ों के शासनकाल में। और ये कहाँ पर की गई, तो इलाहाबाद। चूँकि उस समय आपका वर्तमान नाम इलाहाबाद का चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था। तो इस तरीके से राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई। उसके बाद से जैसा कि हमने बताया कि राजस्व न्यायालय
राजस्व न्यायालय राजस्व विभाग का सबसे बड़ा शीर्ष न्यायालय होता है। जब सबसे बड़ा शीर्ष न्यायालय होता है तो सभी राजस्व न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्या करता है, ये अपील सुनने का अधिकार रखता है। निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार। मतलब ये हो गया कि जैसे अभी और न्यायालय के बारे में हम पढ़ाएंगे, तो न्यायालय के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपका जो राजस्व न्यायालय से संबंधित जो भी पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है उसमें आपके नायब तहसीलदार हो गए, उसके बाद तहसीलदार के बाद से आपका एसडीएम हो गया, एसडीएम के बाद से डीएम हो गया, उसके बाद से डीएम के बाद से आपका आयुक्त हो गया। तो इस तरीके से जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, मतलब राजस्व परिषद के नीचे जितने भी कार्यरत न्यायालय होते हैं, उनके दिए गए निर्णय के विरुद्ध यह अपील सुनने का अधिकार रखता है। इसको आप एक तरीके से संविधान के अनुसार समझ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, अब कोई भी अगर मुकदमा या केस दाखिल होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना निर्णय प्रदान कर दिया, और इस निर्णय से अगर हम सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं हैं तो इस निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी जब अपना निर्णय दे दिया तो इस निर्णय के खिलाफ हम अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका सिविल या दीवानी न्यायालय से संबंधित कोई भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो भी निर्णय नायब तहसीलदार या डीएम या एसडीएम के द्वारा दिए जाते हैं, उस निर्णय से अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंडीशन में उस निर्णय के खिलाफ अपील आप सबसे बड़े न्यायालय कहाँ पे कर सकते हैं, तो राजस्व परिषद में कर सकते हैं। और इस राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई। अब आते हैं हम लोग कि राजस्व परिषद के कार्य क्या क्या हैं। राजस्व परिषद के कार्य तो राजस्व परिषद के कार्यों को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। राजस्व परिषद के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हम लोग कर सकते हैं प्रशासनिक कार्य, और दूसरा जो इसका कैटेगरी निर्धारित की गई है वो है आपका न्यायिक कार्य। तो इस तरीके से राजस्व परिषद जो है वो दो प्रकार के कार्यों को करता है, एक आपका प्रशासनिक कार्य और दूसरा आपका न्यायिक कार्य। अब प्रशासनिक कार्य में क्या क्या चीज़ें करता है, तो प्रशासनिक कार्य में जान लीजिए कि वह भूलेखों का रखरखाव की जिम्मेदारी इसकी होती है। भूलेख मतलब जमीन से संबंधित, भूलेख के रखरखाव से संबंधित जो भी जिम्मेदारी होती है ये राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद से माल गुजारी से संबंधित कार्य, जो भी माल गुजारी या ज़मीन जायदाद से संबंधित जो भी टैक्स वगैरह है, उस माल गुजारी से संबंधित किसी भी प्रकार के देय की वसूली किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्व परिषद के द्वारा की जाती है। और ये राजस्व परिषद के अंतर्गत दिया गया जो भी कार्य है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद से इसमें भूमि अर्जन से संबंधित
जो भी कार्य होता है वो राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से राजस्व परिषद के कार्य में आपका प्रशासनिक कार्य, जिसके अंतर्गत राजस्व परिषद भूलेख का रख रखाव करता है, उसके साथ साथ मालगुजारी से संबंधित देय वसूली का भी कार्य करता है और भूमि अर्जन करता है। भूमि अर्जन का मतलब किसी भी प्रकार को अगर सरकार को भूमि की ज़रूरत है तो वह उस भूमि को ग्रहण करेगा या उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। दूसरा कार्य में ये आपका क्या है, तो न्यायिक कार्य। और इस न्यायिक कार्य के अंतर्गत जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि यह क्या करता है, शीर्ष न्यायालय है। तो इसका पहला कार्य क्या हो गया कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्या करेगा, अपील सुनेगा। उसके बाद से ये निगरानी करता है। निगरानी मतलब जो भी केस वगैरह है उस केस के संबंध में ये अपने यहाँ मंगवा करके उसकी निगरानी कर सकता है। उसके बाद से न्यायिक कार्य में ये पुनराविलोकन करता है। पुनर्विलोकन मतलब कि जुडिशियल रिव्यू। वो चाहे तो किसी भी केस के संबंध में अवलोकन मंगवा करके कर सकता है। तो इस तरीके से आपका राजस्व परिषद के कार्य में पहला हो गया प्रशासनिक कार्य और दूसरा हो गया आपका न्यायिक कार्य। और इस न्यायिक कार्य के अंतर्गत वह किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील को क्या करता है, सुनता है। उसके साथ साथ वह किसी भी केस की निगरानी करेगा या फिर उसका पुनराविलोकन करेगा। अब आते हैं कि ये राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्व परिषद का मुख्यालय, राजस्व परिषद का मुख्यालय तो इस राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है ये दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी एक प्रशासनिक शाखा और दूसरी न्यायिक शाखा के रूप में विभाजित किया गया है। तो इसकी जो प्रशासनिक शाखा है, प्रशासनिक शाखा, और दूसरा क्या निकल आया, न्यायिक शाखा, न्यायिक शाखा। और इन दोनों का मुख्यालय जो है वो अलग अलग जगहों पे स्थापित किया गया है। तो प्रशासनिक शाखा का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में स्थापित है, लखनऊ। और जो न्यायिक शाखा का मुख्यालय है वो आपका प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थापित किया गया है, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। तो इस तरीके से राजस्व परिषद का मुख्यालय को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय लखनऊ और न्यायिक शाखा का मुख्यालय प्रयागराज में स्थापित किया गया है। अब आते हैं इस राजस्व परिषद का गठन किन किन लोगों से मिलकर होता है। राजस्व परिषद का गठन किन किन लोगों को मिलकर, किन किन लोगों को मिला करके किया जाता है। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से इसके गठन के बारे में मैं बताता हूँ। अब अगला हेडिंग आपका क्या बन जाता है, राजस्व परिषद का गठन। तो इस राजस्व परिषद के गठन में आपका एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एक हो गया अध्यक्ष। उसके साथ साथ आपके दो अन्य सदस्य, दो अन्य सदस्य को एक तरीके से दो, ये कह सकते हैं कि दो प्रशासनिक सदस्य भी कहा जा सकता है। तो एक अध्यक्ष हो गया और आपके दो प्रशासनिक सदस्य, प्रशासनिक सदस्य। और इसके अलावा 7 अन्य न्यायिक सदस्य होते हैं,
7 अन्य न्यायिक सदस्य होते हैं। अब इसमें जो 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं ये एक तरीके से इलाहाबाद मुख्यालय में बैठते हैं, और जो न्यायिक सदस्य होते हैं ये सभी न्यायिक सदस्य लखनऊ में कार्यरत होते हैं। अब इस 7 अन्य न्यायिक सदस्य में कौन कौन शामिल हैं? तो 7 अन्य न्यायिक सदस्य में आपका हो गया मंडलायुक्त, मंडला आयुक्त, और इस मंडला आयुक्त के नीचे आपका शामिल होगा अपर मंडला आयुक्त, अपर मंडला आयुक्त, और इस अपर मंडला आयुक्त के नीचे आपका हो जाएगा जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, और इसी जिलाधिकारी को आप लोग किसके नाम से जानते हैं? तो डीएम, और वही डीएम जिलाधिकारी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद से इसके नीचे आपका हो जाएगा अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी। उसके बाद से इसके नीचे जो अपर जिलाधिकारी, और इसको इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट में एडीएम के नाम से जाना जाता है, और इस अपर जिलाधिकारी के नीचे आपका हो जाता है उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, और इस उप जिलाधिकारी को एसडीएम के नाम से जाना जाता है, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और इस उप जिलाधिकारी के नीचे आपका शामिल रहता है तहसीलदार, तहसीलदार, और तहसीलदार के नीचे जो होता है न्यायिक पद वो होता है आपका नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और इस नायब तहसीलदार के नीचे आपके जो होते हैं वो आपके राजस्व निरीक्षक और लेखपाल होते हैं। तो अगला नीचे क्या हो गया? राजस्व निरीक्षक, और इसके अंडर में आपका हो गया लेखपाल। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राजस्व परिषद का गठन जो है, एक इसमें अध्यक्ष शामिल होता है और 2 प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्यरत होते हैं तथा 7 अन्य न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि 7 न्यायिक सदस्यों की संख्या एक तरीके से मैंने ज़्यादा लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यानी कि इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी पदाधिकारी 7 हैं, ये सभी पदाधिकारी न्यायिक संबंधी कार्यों को करते हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक और लेखपाल जो है वो न्यायिक संबंधी कार्यों को नहीं करता, बल्कि वह ज़मीन जायदाद या भूमि से संबंधित चीज़ों का नक्शा नज़री वगैरह बनाना, खसरा खतौनी बनाना, डोमोसाइल बनाना, जाति प्रमाण पत्र की रिपोर्ट वगैरह, फिर उसके बाद से लेखपाल जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो गांव का दौरा करता है, जिसे पड़ताल वगैरह के नाम से जाना जाता है। और ये सभी चीज़ें हम लोग लेखपाल का जब मैं टॉपिक उठाऊंगा कि लेखपाल की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं, खसरा खतौनी क्या है, उसके बाद से आपका सजरा क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेखपाल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी अभी पहले हम लोग शुरुआत में यही जान रहे हैं कि ये सारे जो ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये एक तरीके से राजस्व परिषद जो वो राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ा शीर्ष न्यायालय माना जाता है, जिसका गठन 1 अध्यक्ष तथा 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्यों से मिलकर गठित होता है। और मंडलायुक्त से लेकर के आपके जो नायब तहसीलदार हैं, इस यहाँ तक सभी क्या माने जाते हैं? न्यायिक सदस्य के रूप में माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका है, ये मंडला आयुक्त की सहायता करने के लिए, मंडला आयुक्त की सहायता करने के लिए प्रत्येक ज़िले में आपका अपर मंडला आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। यानी कि मंडला आयुक्त के सहायता के लिए किस पद का उदय किया गया है? तो वो है अपर मंडला आयुक्त। यानी कि यहाँ क्या कर सकते हैं? सहायतार्थ, सहायतार्थ। उसके बाद से जो आपका जिलाधिकारी होगा, इस जिलाधिकारी की सहायता करने के लिए
एडीएम की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद से आपका एडीएम की सहायता करने के लिए एसडीएम की नियुक्ति की जाती है। और ये जो तहसीलदार है ये किसकी सहायता करता है, तो ये एसडीएम के कार्यों की सहायता करता है। और नायब तहसीलदार जो है ये किसकी सहायता के लिए स्थापित किया गया है, तो ये तहसीलदार की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। बाकी ये दोनों न्यायिक पदाधिकारी के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब यहाँ पर राजस्व परिषद का गठन, जिसमें एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब अगर वर्तमान में करंट अफेयर्स में आ जाएं तो यूपी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये एक तरीके से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके मुकुल सिंघल, मुकुल सिंघल। और ये जो मुकुल सिंघल हैं ये 1986 बैच के, 1986 बैच के ये क्या हैं, आईएएस अधिकारी हैं। तो इस तरीके से आपके एक अध्यक्ष, और उस अध्यक्ष में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद का वर्तमान अध्यक्ष मुकुल सिंघल हैं, जो कि आपके 1986 आईएएस बैच के 1986 बैच के आईएएस रैंक के अधिकारी रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश काउंसिल, मतलब कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ को कुल कितने अनुभागों में बांटा गया है। तो अब इस पे अनुभाग पे भी क्वेश्चन आता है कि किस किस अनुभाग में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो अगर इसका पहले राजस्व परिषद के गठन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद से मैं तो खुद इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग बैठ करके आसानी से इसका नोट्स वगैरह बना सकें। होता यह है कि स्क्रीनशॉट वगैरह में लेने को तो आप लोग ले लेते हैं, लेकिन जब मोबाइल आप उठाते हैं नोट्स वगैरह बनाने के लिए तो उसके संबंध में नोट्स की बजाय आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। तो बल्कि मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को ये बिल्कुल, चूँकि थोड़ी नई चीज़ें हैं इस वजह से धीरे धीरे लेके चलूँगा। और चाहें तो आप डायरेक्ट लाइव सुनते हुए आप इसका नोट्स अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब आते हैं राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का जैसा कि हमने बताया कि राजस्व परिषद के दो भागों में विभाजित किया गया है। और वो क्या क्या है, एक है आपका प्रशासनिक और दूसरा क्या है, न्यायिक। प्रशासनिक और न्यायिक। अब इस राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक कार्यालय है वो अभी हमने बताया कि कहाँ पर स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। और जो लखनऊ में स्थित है इस प्रशासनिक कार्यालय के कुल कितने अनुभाग हैं, तो इस प्रशासनिक कार्यालय के कुल अनुभागों की संख्या 19 अनुभाग अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिए गए हैं। जबकि न्यायिक कार्यालय में कुल कितने अनुभाग या कितने विभाग काम करते हैं, तो न्यायिक कार्यालय में 2 अनुभाग काम करते हैं, 2 अनुभाग। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रशासनिक कार्यालय, इस प्रशासनिक कार्यालय के अनुभागों से ज़्यादातर पुटअप होने की संभावना बनती है। अब इसमें यह होता है कि किस अनुभाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है।
तो इसमें हम आपको 1900 अनुभाग के बारे में डिटेल लेके नहीं बताएंगे। जो भी आपका इसमें इम्पॉर्टेंट, जो हमारा लेखपाल से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों को ले करके जो किस किस अनुभाग में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, उसी को ले करके डिटेल चला जाएगा। जैसे आपका पहला हो गया अनुभाग 1, पहला अनुभाग 1। तो अनुभाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो अनुभाग 1 में राजस्व ग्रामों का सृजन, राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है। मतलब कि किस किस गांव से राजस्व की वसूली की जाएगी, या अगर किसी गांव से राजस्व की वसूली करना है तो उस गांव को राजस्व ग्राम के रूप में उसकी उत्पत्ति या सृजन की जाएगी। दूसरा आपका है जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार में अनेक भू राजस्व से संबंधित या जमीन जायदाद से संबंधित अनेक प्रकार की योजना परियोजना या अनेक प्रकार की प्रणालियां भूमि से संबंधित प्रचलित थीं, जिसमें आपका जमींदारी प्रथा हो गया, उसके बाद से महालवाड़ी व्यवस्था हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय भारत सरकार के द्वारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। इसको भी हम लोग आगे अधिनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एक तरीके से अनुभाग 1 में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था लागू करना, तथा भूमि व्यवस्था लागू करना। मतलब कि जो जमींदारी प्रथा अंग्रेज़ों के शासनकाल में या ब्रिटिश शासनकाल में जो चीज़ें लागू थीं उसको समाप्त करके नई भूमि व्यवस्था लागू करना, ये किस में किया गया है? तो अनुभाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं अनुभाग 2, अनुभाग 2। और इस अनुभाग 2 में वृक्षारोपण कार्यक्रम को बल दिया गया है, वृक्षारोपण कार्यक्रम। मतलब कि राजस्व परिषद जो है वो वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी संचालित करेगा, और इसका वर्णन राजस्व परिषद के अनुभाग 2 में दिया गया है। जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016, और इसी 2016 में आपका ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के नाम से एक योजना चलाई गई थी, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। मतलब हरा उत्तर प्रदेश, स्वच्छ उत्तर प्रदेश। और इस योजना का संचालन 2016 में चलाया गया, और इसे क्या नाम दिया गया? वृक्षारोपण कार्यक्रम को चलाई गई जो योजना थी वो 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई, जिसका मोटो या आदर्श वाक्य था ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। और इसी ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी के तहत उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, और वो रिकॉर्ड 5 करोड़ वृक्ष लगा करके किया गया था। 5 करोड़ वृक्ष लगा करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया 2016 में। और वो किस योजना के तहत किया गया? तो ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी के तहत किया गया। और इसमें 5 करोड़ जो वृक्ष लगाए गए, वो सर्वाधिक वृक्ष किस वन क्षेत्र में लगाए गए या किस वन मंडल में लगाए गए? तो इसका जो सर्वाधिक वृक्षों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया वो उन्नाव वन प्रभाग में लगाए गए थे, उन्नाव वन प्रभाग में सर्वाधिक वृक्षारोपण किया गया था। तो इस तरीके से अनुभाग 2 का प्रमुख कार्य क्या हो गया? वृक्षारोपण कार्यक्रम। उसके बाद से दूसरा इसका जो कार्य हो गया ऊसर या बंजर, ऊसर बंजर भूमि का आवंटन, भूमि का आवंटन। तो इस तरीके से
राजस्व परिषद का अनुभाग 2 जो है ऊसर या बंजर भूमि का क्या करता है, आवंटन करता है। मतलब कि जो भी क्षेत्र में ऊसर भूमि है या बंजर भूमि है, उसको किसी काम लायक नहीं है, उस पर फसलें वगैरह नहीं उगाई जा सकती, तो उन भूमियों का वह अलॉटमेंट कर देता है किसी न किसी सरकारी प्रयोजन हेतु। उसके बाद से इसका जो तीसरा काम है वो है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति, और ये जो भूमि प्रबंधक समिति है इसको शॉर्ट में एलएमसी के नाम से जाना जाता है। तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का संचालन तो इस तरीके से अनुभाग 2 के 3 प्रमुख कार्य हो गए। एक हो गया आपका वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर और बंजर भूमि का आवंटन और भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का संचालन, जिसको कि शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलएमसी के नाम से जाना जाता है। एलएमसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो एलएमसी का फुल फॉर्म हो गया लैंड मैनेजमेंट कमेटी, और इसके कार्यों का संचालन लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालय के अनुभाग 2 के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो अनुभाग 4 पे, क्योंकि 3 में कुछ खास आपका एक तरीके से नहीं है, तो अनुभाग 4 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। और इस अनुभाग 4 में आपका मंडल, जिला एवं तहसील संबंधी कार्यों की चर्चा की गई है। तो अनुभाग 4 का जो प्रथम कार्य हो गया वो है मंडल, जिला एवं तहसील के कार्यों का उल्लेख। मतलब मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर उनको क्या क्या कार्य दिए गए हैं, इस कार्यों का उल्लेख अनुभाग 4 में दिया गया है। उसके बाद से इसमें आपका लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना, मतलब जो भी लेखपाल के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है उनके प्रशिक्षण के लिए अनुभाग 4 जो है वो लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करेगा। अब आते हैं अनुभाग 5 में, अनुभाग 5, और इस अनुभाग 5 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इस अनुभाग में आपका नए मंडल, जनपद या तहसील का सृजन किया गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कार्य, नए मंडल, उसके बाद से तहसील, नए मंडल या नए तहसील का सृजन। मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो नए मंडल की घोषणा या नए तहसील की घोषणा या उसका सृजन या उत्पत्ति कर सकती है। उसके बाद से दूसरा इसमें कार्य है अंतर जिला कामा तहसील, अंतर जिला या तहसील या ग्राम संबंधी विवादों का निर्णय दिया गया। अंतर जिला तहसील या ग्राम विवाद संबंधी निर्णय। मतलब ये हो गया कि आपका अगर 2 जिला के मध्य या 2 तहसील के मध्य या 2 ग्रामों के मध्य किसी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में अनुभाग 5 में ऐसे विवादों का निर्णय किस तरीके से किया जाएगा या उनका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा, इसका वर्णन अनुभाग 5 में दिया गया है। उसके बाद से आते हैं हम लोग अनुभाग 8 पे। सीधे बाकी आपका बीच में कोई तहसीलदार या लेखपाल, जैसे कि हम लोग मुख्य रूप से किसकी तैयारी कर रहे हैं,
तो मुख्य रूप से हम लोग लेखपाल से संबंधित कार्यों को या ग्राम विकास, और उस ग्राम विकास में लेखपाल होता है, राजस्व निरीक्षक होता है। तो मुख्य रूप से लेखपाल से संबंधित, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यों से संबंधित जो भी अनुभाग में या गांव से संबंधित जो भी चीज़ों का वर्णन अनुभागों में दिया गया है, सिर्फ उसी को इम्पॉर्टेंट मानते हुए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर इसको पढ़ा जाएगा तो एक तरीके से सिलेबस काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मेरे अनुभव के हिसाब से जिन जिन चीज़ों जो चीज़ें आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, केवल मैं उसी को ले करके चल रहा हूँ। तो अनुभाग 8 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो अनुभाग 8 में आपका चकबंदी संबंधी कार्यों को दिया गया है। चकबंदी संबंधी कार्य, जैसा कि हमने शुरुआत में ही राजस्व के संबंध में बताया, तो उस राजस्व परिषद के दो भाग, एक आपके चकबंदी लेखपाल और दूसरा आपका राजस्व लेखपाल, दो हमने डाटा बनाया था। तो उसी चकबंदी से संबंधित जो भी कार्य होगा उसका वर्णन किस भाग में दिया गया है? अनुभाग 8 में दिया गया है। उसके बाद से आते हैं हम लोग अनुभाग 9 में। अनुभाग 9, और इस अनुभाग 9 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो इसमें आपका तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, कानूनगो हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया, लेखपाल हो गया, इनके कार्यों और सेवा नियमावली का वर्णन किया गया है। तो अनुभाग 9 का आपका हेडिंग में क्या बन जाएगा? तो तहसीलदार, सबसे बड़ा पद क्या हो गया? तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे कौन होता है? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, और इस नायब तहसीलदार के नीचे कौन होता है? तो वो होता है आपका राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक, और इसी राजस्व निरीक्षक के नीचे क्या होता है? तो इस राजस्व निरीक्षक के अंतर्गत लेखपाल आता है। अब इनके जो भी कार्य हैं, जो भी कार्य एवं क्या दिया गया है? सेवा नियमावली। सेवा नियमावली, तो इनके कार्यों और सेवा से संबंधित, सर्विस से संबंधित जो भी नियमावली है उसका वर्णन अनुभाग 9 में दिया गया है। इसके अलावा कृषि गणना, दाखिल खारिज, बंटवारा संबंधी कार्यों का भी विवरण अनुभाग 1 में दिया गया है, अनुभाग 9 में दिया गया है। तो अब इसके अंतर्गत दूसरा जो कार्य हो गया वो आपका कृषि गणना। कृषि गणना, कृषि गणना के अलावा आपका दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, और इस दाखिल खारिज को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो ये अलग से मैं इसको पढ़ाऊँगा कि दाखिल खारिज होता क्या है और दाखिल खारिज कैसे कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग अलग हेडिंग के रूप में लेकर के चलेंगे कि दाखिल खारिज की टाइमिंग या पीरियड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग हेडिंग में इसका डिस्कशन करेंगे। तो कृषि गणना हो गया, दाखिल खारिज हो गया, बंटवारा, मतलब किसी प्रकार का अगर बंटवारा से संबंधित है तो वो सभी कार्यों को किस में शामिल किया गया है? तो अनुभाग 9 में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से ये आपका अनुभाग 4 हो गया, अनुभाग 5 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए। तो इसमें से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनता है कि दाखिल खारिज संबंधी कार्यों को कौन संपादित, लखनऊ का प्रशासनिक विभाग का अनुभाग संख्या 9 करता है। तो दाखिल खारिज संबंधी कार्यों को अनुभाग संख्या 9 द्वारा संपादित किया जाता है। तो 9 हो गया। उसके बाद से 2-3 और इम्पॉर्टेंट के रूप में बचा हुआ है जिसको कि मैं अभी बता देता हूँ। अब जो अगला अनुभाग आता है वो आपका आता है अनुभाग संख्या 11। अनुभाग संख्या 11, और ये जो अनुभाग संख्या 11 है इसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? तो अनुभाग संख्या 11 में बाढ़ तथा अन्य दैवीय आपदाओं के संबंध में जो भी सहायता प्रदान की जाती है वो आपका अनुभाग संख्या 11 में दिया गया है। मतलब आपका हो गया बाढ़ हो गया या भूकंप आ गया या इस तरीके की अन्य दैवीय आपदाएं अगर आ जाती हैं तो उस समय जो भी सहायतार्थ संबंधी
कार्य किए जाते हैं किस तरीके से किए जाएंगे उसका वर्णन अनुभाग 11 में दिया गया है। उसके अलावा जैसे कि आपका सूखा वगैरह पड़ता है तो उस सूखा के कारण जो भी क्षति होती है उस क्षति की सूचना वगैरह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालय के अनुभाग संख्या 11 के द्वारा। तो अब इसमें 2 पॉइंट निकल करके आ गया। एक हो गया आपका बाढ़ या अन्य दैवीय आपदाओं, अन्य दैवीय आपदा में सहायतार्थ। उसके बाद से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूचना, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य किस अनुभाग के हैं, तो अनुभाग संख्या 11 के हैं। उसके बाद से लास्ट आपका आ जाता है अनुभाग संख्या 14, अनुभाग संख्या 14। और इस 14 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इस 14 में आपका भूदान, ग्राम संबंधी कार्य, दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करना। तो आपका 14 में क्या हो गया कि भूदान, क्या हो गया, भूदान। उसके बाद से दाखिल खारिज, दाखिल खारिज संबंधी रिपोर्ट, संबंधी रिपोर्ट किस न्यायालय को सुपुर्द करना, तो वो आपका तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करना। तो इस तरीके से आपका जो भी राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यालय के 19 जो अनुभाग दिए गए हैं उस 19 अनुभागों में जो भी हमारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल या राजस्व निरीक्षक से संबंधित जो भी कार्य दिए गए हैं अनुभागों में उसकी चर्चा हमने कर दिया। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है कि किस अनुभाग में किस चीज़ की चर्चा की गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो मुख्य अनुभागों की चर्चा हमने कर दिया। अब हम अगले वीडियो में आपका लेखपाल से संबंधित कार्य और शक्तियों के बारे में जिक्र करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।